हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। और आजकल हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सेल। इससे पहले हमने सेल में सेल की डेफिनेशन पढ़ी और साथ साथ सेल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पढ़े और साथ साथ हम लास्ट क्लास में प्लांट सेल भी पढ़ चुके हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। तो बिना टाइम व्यर्थ किए हुए आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर और साथ साथ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और साथ साथ हम इसमें 20+ MCQ भी सॉल्व करेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। मैंने एक साइड लिख रखा है आपका जंतु कोशिका और एक साइड लिख रखा है आपका पादप कोशिका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आपसे पूछा जाएगा कि इसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका, और इसमें मिक्स करके क्वेश्चन बता दिया जाएगा कि इनमें से कौन सी पादप कोशिका का भाग नहीं है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ है जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल अनुपस्थित होती है। मैंने लास्ट क्लास में ये बताया भी था कि एनिमल सेल में क्या होगा, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल अनुपस्थित होगी और पादप कोशिका में सेल वॉल क्या होगी, उपस्थित होगी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। और उसके बाद है इसमें जंतु कोशिका में परंतु प्लाज्मा निर्मित कोशिका झिल्ली का आवरण पाया जाता है। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है केंद्रक कोशिका के मध्य में स्थित होता है। जो एनिमल सेल है उसमें न्यूक्लियस किसमें होगा, कोशिका के मध्य में स्थित होगा। और प्लांट कोशिका में केंद्रक किनारे पर उपस्थित होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रिक झिल्लिका उपस्थित होती है एनिमल सेल में। केंद्रक झिल्लिका उपस्थित होती है एनिमल सेल में और प्लांट सेल में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। ये इनका अंतर है। उसके बाद है हरित लवक नहीं पाया जाता है। एनिमल सेल में हरित लवक नहीं पाया जाता है और प्लांट सेल में हरित लवक पाया जाता है। इसके बाद है राइबोसोम उपस्थित होता है किसमें, प्लांट सेल में, और इसमें भी राइबोसोम उपस्थित होता है। उसके बाद नेक्स्ट है रिक्तिकाएं यानी वैक्यूल। रिक्तिकाएं आकार में छोटी व अधिक होती है किसमें, एनिमल सेल में क्या होता है, रिक्तिकाएं आकार में छोटी होंगी और अधिक होंगी। और प्लांट सेल में क्या होगा, रिक्तिकाएं आकार में बड़ी होंगी लेकिन संख्या में क्या होंगी, वो कम होंगी। अगला पॉइंट है जंतु कोशिका में लाइसोसोम उपस्थित होता है। क्या होता है, लाइसोसोम उपस्थित होता है। तो हम लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली। क्या कहते हैं हम, आत्मघाती थैली भी कहते हैं। पादप कोशिका में क्या होगा, लाइसोसोम अनुपस्थित होगा। इंपॉर्टेंट है, एनिमल सेल में लाइसोसोम उपस्थित होगा लेकिन प्लांट सेल में लाइसोसोम अनुपस्थित होगा। लाइसोसोम की खोज किसने करी थी, तो डूबे ने करी थी। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, आत्मघाती थैलियां भी कहते हैं। जंतु कोशिका में नेक्स्ट पॉइंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदरी एवं चिकनी दोनों प्रकार की उपस्थित होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदरी एवं चिकनी दोनों प्रकार की उपस्थित होती है और इनकी संख्या अधिक होती है। प्लांट सेल में भी ये दोनों उपस्थित होती है लेकिन इनकी संख्या क्या होती है, कम होती है। इसके बाद एनिमल कोशिका में है या एनिमल सेल में है प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। एनिमल सेल में प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस नहीं होता है और पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण होता है। इसके बाद लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, एनिमल सेल में कार्बोहाइड्रेट का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि एनिमल सेल में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। बहुत सारे एग्जामों में आज तक पूछा भी जा चुका है। और पादप कोशिका में कार्बोहाइड्रेट का संचय स्टार्च के रूप में होता है। ये भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। पादप कोशिका में कार्बोहाइड्रेट का संचय किसमें होता है, स्टार्च के रूप में होता है। दोस्तों अब मैं आपको कोशिका भित्ति से संबंधित कुछ पॉइंट बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा प्लांट सेल यानी पादप कोशिका। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पादप कोशिका किससे निर्मित है, तो आप क्या बोलोगे, सेल्यूलोज से निर्मित है। किससे, सेल्यूलोज से। इसके बाद है जीवाणु यानी बैक्टीरिया की कोशिका किससे निर्मित है, तो आप क्या बोलोगे, पेप्टाइडोग्लाइकॉन। किससे, पेप्टाइडोग्लाइकॉन से निर्मित है। और आपको क्या पता ही है जीवाणु क्या होते हैं, एक उसके होते हैं और इनकी खोज किसने कर रखी है, एंटोनी लुवेन हॉक।
और इससे कुछ संबंधित बीमारियां भी अक्सर पूछ लेता है, जैसे क्षय रोग, तपेदिक, ये सब मैंने बना रखा है, आप ट्रिक में जाके देख सकते हैं। इसके बाद आता है कवक कोशिका। कब आपसे पूछा जाएगा कि फंगी की कोशिका किसकी होती है, यानी कवक की कोशिका किससे निर्मित है, तो आप क्या बोलोगे, काइटिन से निर्मित है। कहीं कहीं पे चाइटिन भी आता है। और कवक कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, या कवक के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंगी हम क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। उसके बाद है शैवाल यानी एल्गी की सेल। शैवाल कोशिका मतलब शैवाल की कोशिका किससे निर्मित होती है, तो आप क्या बोलोगे, ग्लाइकोप्रोटीन एवं पॉलीसेकेराइड। किससे, ग्लाइकोप्रोटीन एवं पॉलीसेकेराइड। और आपको पता है शैवाल सपोसी होते हैं और इनकी स्टडी क्या कहलाती है, फाइकोलॉजी। आपसे पूछा जाएगा कि स्टडी ऑफ एल्गी, तो आप क्या बोलोगे, फाइकोलॉजी। दोस्तों मैं आपको अब केंद्रक के बारे में बताता हूँ, यानी न्यूक्लियस के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सेल का। आपसे पूछा जाएगा कि न्यूक्लियस यानी केंद्रक की खोज किसने करी है, तो आप क्या बोलोगे, रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस की खोज किसने कर रखी है, रॉबर्ट ब्राउन ने। और कब करी है, तो 1931 में कर रखी है। अब इसको हमने 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले हमारा केंद्रक कला, दूसरा है हमारा केंद्रक द्रव्य, तीसरा है हमारा केंद्रिका, और चौथा है हमारा क्रोमेटिन धागे। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताऊंगा। केंद्रक कला क्या है, केंद्रक के चारों तरफ का आवरण बनाती है। आपसे पूछा जाएगा केंद्रक कला क्या करती है, तो केंद्रक के चारों तरफ का आवरण बनाती है। उसके बाद है केंद्रक द्रव्य। आप समझ रहे द्रव्य है तो इसमें क्या होता है, इसमें ही आरएनए, राइबोसोम, कार्बोहाइड्रेट सब इसी में मिलते हैं। इसके बाद है हमारा केंद्रिका। अब पूछा जाता है कि केंद्रिका की खोज किसने कर रखी है, तो फोंटाना ने कर रखी है इसकी खोज। आपसे पूछा जाएगा कि केंद्रिका की खोज किसने कर रखी है, तो आप क्या बोलोगे, फोंटाना। अगर नामकरण बोला तो आप बोलोगे बोमेन, आसानी से याद हो सकता है बोमेन। और ये क्या होता है, केंद्रिका कोशिका विभाजन के समय क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। केंद्रिका कोशिका के विभाजन के समय गायब हो जाती है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा क्रोमेटिन धागे, क्योंकि क्रोमेटिन धागे से ही हमारा क्रोमोसोम बनता है। कोशिका विभाजन के समय धागे क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और ये सिकुड़कर छोटे और मोटे हो जाते हैं, और इन्हीं से हमारा क्या होता है, गुणसूत्र का निर्माण होता है। कोशिका विभाजन के समय ये धागे अलग अलग हो जाते हैं, सिकुड़कर छोटे और मोटे हो जाते हैं, और क्या होता है, इन्हीं से गुणसूत्र का निर्माण होता है, या इन्हीं को हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। अब गुणसूत्र, थोड़ा गुणसूत्र के बारे में बता देता हूँ। गुणसूत्र क्या है, आनुवंशिक लक्षणों का वाहक है। पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का वाहक है गुणसूत्र। मनुष्य में कितने होते हैं, तो 23 जोड़े यानी 46 मनुष्य में क्रोमोसोम होते हैं। अब इसकी खोज किसने कर रखी है, तो स्टार बर्गर ने क्रोमोसोम की खोज करी है। किसने, स्टार्स बर्गर। कब करी है, 1875। और आपसे पूछा जाएगा कि इसका नामकरण या इसको क्रोमोसोम की संख्या किसने दी है, तो आप क्या बोलोगे, वाल्डेयर ने इसको क्रोमोसोम की संख्या दी है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी सेल की थ्योरी समाप्त होती है। अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण तथा वसा अम्लों के संश्लेषण का कार्य करता है, तो कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट करता है। कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट। और आपसे पूछा जाएगा कि क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने कर रखी है, तो आप क्या बोलोगे, सिम्पर ने कर रखी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक क्रिया क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक क्रिया क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में होती है, तो क्या बोलोगे आप, ग्रेना में। ऐसे अप्रकाशिक क्रिया किस भाग में होती है, तो स्ट्रोमा में। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर प्रकाशिक क्रिया होगी तो ग्रेना, और अप्रकाशिक होगी तो स्ट्रोमा में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश श्वसन में कोशिकांग भाग लेते हैं, यानी प्रकाश के संश्लेषण में कोशिका के कौन से अंग भाग लेते हैं, तो सबसे पहला तो आपका लेता है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा लेता है क्लोरोप्लास्ट, और तीसरा लेता है परऑक्सीकॉम। ये तीनों आपको याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम में ये तीनों एक एक एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके बाद है, कोशिका का नियंत्रण कक्ष कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, केंद्रक है। केंद्रक क्या करता है, कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहलाता है।
टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि टमाटर में लाल रंग किस कारण होता है, तो आप क्या बोलोगे? ज़ैंथोफिल के कारण। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4-5 बार रिपीट भी हो चुका है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस अंग में या किस कोशिकांग में डीएनए होता है, तो आप क्या बोलोगे? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब के लाली का कारण क्या है? तो आप क्या बताओगे? सेब लाल किस कारण होता है? तो एंथोसायनिन के कारण होता है। सेब किस कारण लाल होता है? एंथोसायनिन के कारण होता है। इसके बाद है, सबसे छोटी पादप कोशिका कौन सी है? तो आप क्या बोलोगे? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी पादप कोशिका है। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कपास का प्रमुख घटक है, तो क्या है? सेल्यूलोज है। बहुत सारे एग्जामों में आज तक पूछा भी जा चुका है और फ्यूचर में पूरी संभावना है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन कर सकता है, तो कौन सा है? माइकोप्लाज्मा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप क्या बोलोगे? नीला हरित शैवाल। क्या? नीला हरित शैवाल सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन यही प्रोड्यूस करता है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नीला हरित शैवाल। डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती हैं, ये एग्जाम में पूछा भी गया था इससे पहले एनटीपीसी के एग्जाम में। डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है किसमें? हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती हैं। पेप्टाइड बॉन्ड यानी पेप्टाइड बंध किस में पाया जाता है? तो आप क्या बोलोगे? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड कितने होते हैं? 20। पेप्टाइड बॉन्ड किस में पाया जाता है? तो अमीनो एसिड में पाया जाता है। पेक्टिन क्या है? तो पेक्टिन क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अंत तक देखें। इसमें मैंने कुछ सिलेक्टेड एमसीक्यू ही सॉल्व कर रखे हैं जो किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए थे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहते हैं? तो कोशिका का ऊर्जागृह हम किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। लाइजोजोम है, तो क्या है? लाइजोजोम क्या है? एक पाचन का केंद्र है और हम लाइजोजोम को ही क्या कहते हैं? आत्मघाती थैलिया भी कहते हैं। आत्मघाती थैली भी कहते हैं। इसके बाद है, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है? आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है, तो आप क्या बोलोगे? प्रोटीन का संश्लेषण। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने दिया? तो वाटसन तथा क्रिक ने दिया। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब इसकी रचना 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेनों द्वारा होती है। और ये पूछा जाता है कि ये किस बॉन्ड द्वारा बंधे होते हैं? तो ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमेटिन बना होता है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि क्रोमेटिन किसका बना होता है? तो आप क्या बोलोगे? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर हमारा क्रोमेटिन बना होता है। इसके बाद है, ट्रांसलेशन हम किसे कहते हैं? तो ट्रांसलेशन में क्या होता है? आरएनए से प्रोटीन बनने की विधि को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। इसके बाद है ट्रांसक्रिप्शन, तो हम ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं? तो आरएनए से डीएनए बनने की विधि को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटसन तथा क्रिक द्वारा दिया गया मॉडल क्या था? तो क्या था? बीडीएनए। क्या था? बीडीएनए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? केरिका जेंथिन। कहीं कहीं पे केरिको जेंथिन भी लिखा आता है। इसके बाद हम जेरेंटोलॉजी, इसमें हम क्या करते हैं? आपसे पूछा जाएगा कि जेरेंटोलॉजी में क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? ओल्ड यानी वृद्ध होने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, या वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो जेरेंटोलॉजी में किया जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए को अंतः पात्र में किसने बनाया था? तो डीएनए को अंतः पात्र में बनाया था आर्थर कॉनबर्ग ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद है, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो डीएनए में कौन सी शर्करा मौजूद होती है? कौन सी शर्करा मौजूद होती है? तो डीऑक्सी राइबोज शर्करा मौजूद होती है। इसके बाद है, विटिकल्चर में हम क्या करते हैं? तो विटिकल्चर में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो अंगूर का अध्ययन किया जाता है।
इसमें हम अंगूर से खेती से संबंधित स्टडी करते हैं। इसका बाद लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। आज का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरएनए की खोज किसने करी है? तो जेम्स वाटसन एवं आर्थर बर्ग ने कर रखी है। तो आरएनए की खोज किसने कर रखी है? जेम्स वाटसन तथा आर्थर बर्ग ने कर रखी है। और आपसे ऐसे डीएनए की खोज किसने कर रखी? तो वाटसन तथा क्रिक ने कर रखी है। दोस्तों इसी के साथ हमारा सेल चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। इसमें सबसे पहले हमने सेल की डेफिनेशन पढ़ी और सेल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े और साथ साथ हमने सेल के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी लगाए। ये एमसीक्यू जारी रहेंगे, लेकिन क्या होगा, ये एमसीक्यू हम फ्राइडे और सैटरडे को सॉल्व करेंगे और हमारे फ्राइडे तक क्या होगी, सिर्फ थ्योरी क्लासेस चलेंगी। अगर आपको हमारे ये टॉपिक पसंद आते हैं तो आपने क्या करना है, हमारे चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। थैंक यू सो मच।